नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोटों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर कहा कि वोटों का फर्जीवाड़ा करके केजरीवाल सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा ने अपने पोस्टर में कहा कि दिल्ली में केजरीवाल का नया खेल, साथ ही कहा कि मकान मालिक को नहीं पता और इस ठग ने उसके घर के पते पर सैकड़ों वोट बना दिए, वो भी एक विशेष समुदाय के। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आप नेता संजय सिंह का वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम होने का जिक्र करते हुए कहा कि राज्यसभा सांसद चुनाव अधिकारी को धमकाने का काम करते हैं। भाजपा ने आप सांसद संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह पर भी वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने किसानों के हित वाली केंद्र की योजनाओं को दिल्ली सरकार के द्वारा लागू न करने के लिए चिंता जताई है। केंद्रीय मंत्री ने लिखा है कि दिल्ली में केंद्र की कृषि योजनाएं लागू नहीं होने से किसान भाई बहन नर्सरी और टिश्यू कल्चर की स्थापना, रोपड़ सामग्री की आपूर्ति, फसल उपरांत प्रबंधन के इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, नए बाग, पाली हाउस एंड कोल्ड चेन की सब्सिडी सहित अनेक योजनाओं के लाभ नहीं ले पा रहे। कृषि विकास योजना के लागू नहीं होने से कृषि मशीनीकरण, सूक्ष्म सिंचाई, मृदा स्वास्थ्य, फसल अवशेष प्रबंधन, परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी और फसल डाइवर्सिफिकेशन के लिए सब्सिडी जैसी योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसान नहीं ले पा रहे। दिल्ली में ट्रैक्टर, हार्वेस्टर सहित किसान उपकरण का पंजीकरण कमर्शियल व्हीकल श्रेणी में किया जा रहा है, जिससे किसानों को अधिक दाम देना पड़ रहा है। आपकी सरकार फ्री बिजली की बात करती है, लेकिन दिल्ली में किसानों के लिए बिजली की उच्च दरें निर्धारित कर रखी हैं। यमुना से लगे गांव में सिंचाई उपकरणों के बिजली कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे किसानों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया है। कृषि मंत्री ने पत्र में लिखा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसान कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए। किसान कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है। दलगत राजनीति से उठकर आपकी सरकार को किसानों के हित में निर्णय लेने चाहिए। महाराष्ट्र में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद आज पहली कैबिनेट बैठक है। मंत्रियों को 1 सप्ताह पहले विभागों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन कुछ मंत्रियों ने अब तक पदभार ग्रहण नहीं किया है। ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कट्टर सरगना सहित 11 माओवादियों ने कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के समक्ष समर्पण कर दिया। समर्पण करने वालों में माओवादियों में 8 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं। इन पर महाराष्ट्र में 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इन माओवादियों पर इनाम की घोषणा की है। इन माओवादियों को जीवन यापन के लिए 86 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है। बता दें कि मुख्यमंत्री फडणवीस ने कल नए वर्ष का पहला दिन गढ़चिरौली में बिताया। उन्होंने कहा कि अब उत्तरी गढ़चिरौली नक्सलवाद से मुक्त हो गया है, जल्द ही दक्षिणी हिस्से को भी उग्रवाद से मुक्त करा लिया जाएगा। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पिछले 4 वर्ष से एक भी युवा माओवाद में शामिल नहीं हुआ है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने साथ ही बताया कि 11 गांवों में ने नक्सलवादियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने साथ ही कहा कि आने वाले समय में गढ़चिरौली को इस्पात शहर का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने अहेरी से गर्देवाड़ा तक बस सेवा का भी शुभारंभ किया और इस बस से यात्रा भी की। सीएम ने जिले में एक हरित खनन परियोजना भी शुरू की। इस घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, दूरदराज और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करता हूं। पीएम ने साथ ही लिखा कि इससे निश्चित रूप से ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा मिलेगा और प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। गढ़चिरौली और आसपास की मेरी बहनों और भाइयों को विशेष बधाई।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मामले में एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अन्य याचिका के साथ जोड़ लिया है। कोर्ट ओवैसी की याचिका पर बाकी याचिकाओं के साथ 17 फरवरी को सुनवाई करेगा। ओवैसी ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को सख्ती से लागू करने की मांग की थी। ओवैसी ने 17 दिसंबर 2024 को याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में ओवैसी ने कोर्ट से केंद्र सरकार को कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है। दरअसल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट किसी स्थान के धार्मिक चरित्र को 15 अगस्त 1947 को अस्तित्व में बनाए रखने के लिए कहता है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाली याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। जियाउर रहमान बर्क ने याचिका दाखिल करी और अपील की है कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द किया जाए। सांसद जियाउर रहमान बर्क पर आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण के कारण ही संभल की शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। सपा सांसद ने अदालत में दायर अपनी याचिका में दावा किया है कि इस हिंसा से उनका कोई कनेक्शन नहीं है। बता दें कि स्थानीय कोर्ट के आदेश पर बीते 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल गुवाहाटी में 2 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें चिड़ियाघर सह वनस्पति उद्यान का आधुनिकीकरण और ज्योति चित्रबन में अत्याधुनिक 1000 सीटों वाले ऑडिटोरियम का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में 56 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके अतिरिक्त उन्होंने खानपारा में एक नवनिर्मित अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। राजस्थान में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय बनाए गए नए जिले और संभागों की समाप्ति के बाद शेष जिलों के पुनर्गठन के बारे में राजपत्र जारी हो गया है। नए जिलों की समीक्षा में आबादी, जनसंख्या घनत्व और आर्थिक समृद्धि के अवसरों को प्रमुखता से देखा गया। इसके आधार पर 9 जिलों को समाप्त किया गया, जबकि 8 जिलों को बरकरार रखा गया। राजस्थान में अब कुल 41 जिले होंगे। इनमें 33 पुराने और 8 नए जिले शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक जिन 9 जिलों को समाप्त किया गया है, उनमें से कुछ जगह अतिरिक्त जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जा सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 29 जिलों में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बदलाव से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी आएगी और आदिवासी समुदाय को मुख्यधारा से जोड़ने की राह आसान होगी। मध्य प्रदेश में कुल 925 वन ग्राम हैं, जिनमें से 827 को राजस्व ग्राम में बदला जा रहा है। इस बदलाव की नींव 20 साल पहले रखी गई थी। 2002 से 2004 के बीच राज्य सरकार ने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा था। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में वन समितियों के सम्मेलन में इस फैसले की घोषणा की थी। वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में बदलने के बाद यहां के निवासी भी सामान्य ग्रामीणों की तरह जमीन और कृषि संबंधी अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। इस बदलाव से आदिवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार के इस प्रयास से आदिवासी गांवों में आधुनिक सुविधाओं का प्रवेश होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि साल 2025 में भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण ने लगातार नवाचार और तकनीकी उन्नति को प्राथमिकता दी है, जिससे भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। राजेंद्र आर्लेकर ने तिरुवनंतपुरम में आज केरल के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले आरिफ मोहम्मद खान ने पटना के बास घाट पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि अर्पित की। गुजरात के राजकोट में वक्फ बोर्ड द्वारा 3 हिंदुओं की दुकानों पर कब्जा करने का मामला सामने आ गया है। वक्फ बोर्ड ने दुकानों को अपना बताकर रात में ताला तोड़कर सामान बाहर फेंक कर दुकान को अपने कब्जे में ले लिया।
प्रयागराज में गंगा के किनारे महाकुंभ नगर सांस्कृतिक जश्न का केंद्र बनने जा रहा है। इस बार महाकुंभ साल 2012 में हुए महाकुंभ से करीब 3 गुना बड़ा होने वाला है। इन दिनों महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। महाकुंभ 2025 की रौनक प्रयागराज में साल के पहले दिन श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा के नगर प्रवेश में देखने को मिली। इस दौरान श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा की शोभा यात्रा ने बड़े ही धूमधाम से शाही अंदाज में महाकुंभ छावनी में प्रवेश किया। नए साल से पहले उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में बिछी बर्फ की चादर से मैदानी इलाकों में भी पारा गिरा है। एक्सप्रेस 100 में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। आप देखते रहिए जीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। कोयला मंत्रालय ने दिसंबर 2024 में कोयला उत्पादन और वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। कोयला मंत्रालय के मुताबिक दिसंबर 2024 में देश में कुल कोयला उत्पादन 97.94 मिलियन टन तक पहुंच गया। भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर 214 गीगावाट हो गई है। ये जानकारी न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय द्वारा दी गई। भारत द्वारा गैर जीवाश्म ईंधन से 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। साल 2024 में अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने 15 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी है। ये 2023 की समान अवधि में जोड़ी गई 7.57 गीगावाट क्षमता से 2 गुना है। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के 98.12% नोट अब तक बैंकिंग प्रणाली में वापस आ चुके हैं, जबकि 6,691 करोड़ रुपए मूल्य के नोट अब भी लोगों ने वापस नहीं किए। एयर इंडिया ने कुछ चुनिंदा घरेलू फ्लाइट में यात्रियों को मुफ्त वाईफाई की सुविधा देने का किया ऐलान। एयर इंडिया की मुफ्त वाईफाई की सुविधा लैपटॉप, टैबलेट और iOS या फिर एंड्रॉइड सिस्टम वाले स्मार्टफोन जैसे सभी डिवाइसेस के लिए उपलब्ध रहेगी। एयरलाइन फिलहाल एयरबस A350, बोइंग 789O और चुनिंदा अन्य एयरबस विमानों में वाईफाई सुविधा मुहैया कराएगी। इसके बदले यात्रियों को अलग से कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने स्टॉक ब्रोकरों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके अनुसार अब स्टॉक ब्रोकर अपने ग्राहकों की हरकतों पर पैनी नजर रखेगा। किसी का भी ट्रेडिंग पैटर्न अजीब लगने पर ब्रोकर को तुरंत इसकी जानकारी एक्सचेंज को देनी होगी। सेबी ने निर्देश दिया है कि जिन ब्रोकरों के पास 50,000 से ज्यादा ग्राहक हैं, उन्हें 1 जनवरी 2025 से ये नियम मान्य होंगे। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर की इकाई सासन पावर लिमिटेड ने ब्रिटेन की IIFCL को एक बार में करीब 1,286 करोड़ रुपए का कर्ज चुका दिया। नए साल में दोपहिया ईवी वाहन सेगमेंट में ओला इलेक्ट्रिक को पछाड़कर बजाज ऑटो नंबर 1 कंपनी बन गई है। वाहन पोर्टल डेटा के मुताबिक बजाज ऑटो का दोपहिया ईवी सेगमेंट में दिसंबर 2024 में मार्केट शेयर 3% बढ़कर 25% हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर दिसंबर में मासिक आधार पर 5% घटकर 19% हो गया। ये नवंबर में 24% था। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का IPO 7 जनवरी को सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। डेल्टा ऑटो कॉर्प लिमिटेड का पब्लिक इश्यू के जरिए 54.60 करोड़ रुपए जुटाने का इरादा है। कंपनी डेल्टिक ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाती है। अमेरिका में नववर्ष के दिन न्यू ऑरलियंस में कैनाल एंड बाबन स्ट्रीट मार्ग पर एक चालक ने भीड़ में ट्रक से लोगों को रौंद दिया। घटना में 15 लोगों की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हुए।
एफबीआई ने बताया कि हमले के बाद पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में चालक मारा गया है। पुलिस का कहना है कि ड्राइवर ने जानबूझकर ट्रक को भीड़ में घुसा दिया और उसके बाद गाड़ी के अंदर से ही फायरिंग भी शुरू कर दी। हमले के बाद से पुलिस लगातार मौके की तलाशी कर रही है। वहीं न्यू ऑरलियंस में हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना की निंदा करते हुए शोक संतप्त परिवारों के साथ संवेदना जताई। एफबीआई पूरे मामले की जांच कर रही है। पश्चिमी मॉन्टेनेग्रो शहर के सेटिनेज में एक बार में दो पक्षों के बीच हुई बहस ने देखते ही देखते गोलीबारी का रूप ले लिया। इस घटना में बार मालिक और दो बच्चों समेत कुल 10 लोगों की मौत हो गई। गृह मंत्री डैनिलो सरनोविक ने कहा है कि 10 लोगों की हत्या करने वाले हत्यारे ने उस वक्त आत्महत्या का प्रयास किया जब वह पूरी तरह से पुलिस से घिर गया। हालांकि उसके बाद खुद को लगी हुई चोटों से हमलावर की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावर की पहचान 45 वर्षीय अलेक्जेंडर मार्टिनोविक के रूप में की है। ट्रंप के होटल के बाहर हुए विस्फोट ने हड़कंप मचा दिया। पुलिस के अनुसार बुधवार को लास वेगस में ट्रंप होटल के बाहर टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हुए। यह ट्रक एलन मस्क की कंपनी का है, जिनको ट्रंप ने अपनी सरकार में महत्वपूर्ण पद के लिए नामित किया है। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा स्टेनलेस स्टील ट्रक अचानक आग के लपटों में घिर गया। उसके बाद उसमें छोटे छोटे कई विस्फोट हुए जो आतिशबाजी की तरह दिखाई दे रहे थे। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने पूरे इलाके को खाली करा दिया और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद टेस्ला प्रमुख एलन मस्क ने एक पोस्ट में कहा कि हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रोमानिया और बुल्गारिया ने आधिकारिक रूप से यूरोपीय संघ के शेंगेन क्षेत्र में शामिल होने की घोषणा की है, जिससे उनके बीच और पड़ोसी हंगरी के साथ सीमा जांच भी समाप्त हो गई है। यह कदम यूरोप के पासपोर्ट मुक्त यात्रा क्षेत्र में इन दोनों देशों के पूर्ण एकीकरण का प्रतीक है। इस मौके पर प्रमुख सीमा चौकियों पर समारोह आयोजित किए गए, जिसमें दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। रोमेनियाई सीमा पुलिस ने बताया कि अब तक 40 सीमा पार बिंदु बिना किसी जांच के पूरी तरह से चालू हो गए हैं। इसके कारण यात्रा और व्यापार में सुगमता आई है। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर शेंगेन क्षेत्र के सभी देशों में अब यात्री बिना किसी दस्तावेज की जांच के यात्रा कर सकते हैं। चिन्मय कृष्णदास की जमानत पर फैसला आ गया है। चटगांव कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। ऐसे में चिन्मय कृष्णदास को जेल से बाहर आने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। इटली के लोगों ने साल के पहले दिन टाइबर नदी के बर्फीले पानी में छलांग लगाई। रोम की टाइबर नदी में हर साल के पहले दिन इस पारंपरिक डाइव का आयोजन किया जाता है। लिब्रोन जेम्स NBA के इतिहास में एक टीनेजर के रूप में और 40 की उम्र के पार खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। जेम्स ने 2003 में 18 साल की उम्र में डेब्यू किया था। वे 30 दिसंबर को 40 साल के हुए थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का 5वां मैच कल से सिडनी में खेला जाएगा। 5 मैच की सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। आईसीसी की गेंदबाजों की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में जसप्रीत बुमराह ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए 907 रेटिंग अंक हासिल किए हैं। ये किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा हासिल किए गए सर्वाधिक रेटिंग अंक हैं। अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला आज से बुलावायो में शुरू होगा। सीरीज का पहला मुकाबला ड्रॉ रहा था। श्रीलंका ने सीरीज के तीसरे T20 में न्यूजीलैंड को 7 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। कुशाल परेरा ने सिर्फ 44 गेंद में अपना पहला T20 शतक लगाया। ये श्रीलंका की ओर से लगाया गया सबसे तेज T20 शतक है।
ताज़ा शतरंज रैंकिंग्स में नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन शीर्ष पर बरकरार है। कार्लसन के खाते में 2831 रेटिंग अंक हैं। आनंद के बाद 2800 रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय अर्जुन एरिगेसी चौथे स्थान पर बने हुए हैं। अर्जुन एरिगेसी के खाते में 2801 रेटिंग अंक हैं। हाल ही में विश्व चैंपियन बनने वाले 18 वर्षीय गुकेश शतरंज रैंकिंग्स में 5वें स्थान पर है। गुकेश के 2783 रेटिंग अंक हैं। विश्वनाथन आनंद शीर्ष 10 में शामिल तीसरे भारतीय हैं। आनंद रैंकिंग्स में 10वें स्थान पर मौजूद है। शतरंज के इतिहास में पहली बार 2 विश्व बिल्ड्स चैंपियन देखने को मिले हैं। पूर्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने रूस के इयान नेपोमनियाची के साथ ये खिताब संयुक्त रूप से बांटने का फैसला किया है। हॉकी इंडिया लीग में खेले गए मैच में श्राची बंगाल टाइगर्स ने टीम गोनासिका को 2-1 से हरा दिया। बंगाल टाइगर्स के लिए रुपिंदर पाल सिंह ने 2 गोल किए। नोवाक जोकोविच और निक किर्गियोस को ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के पुरुष युगल वर्ग में हार का सामना करना पड़ा। जोकोविच किर्गियोस को निकोला मैक्टिच और माइकल वीनस की शीर्ष वरीय जोड़ी ने हरा दिया। भारत और मालदीव की महिला फुटबॉल टीमों के बीच दूसरा दोस्ताना मैच आज खेला जाएगा। पहले मैच में भारत ने मालदीव को 14-0 के बड़े अंतर से हराया था। इंग्लिश प्रीमियर लीग में बुधवार को खेले गए मैच में आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 3-1 से हरा दिया। आर्सेनल ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए साल 2025 की पहली जीत दर्ज की। कान विनर फिल्म ऑल द इमेजिन इज लाइट 3 जनवरी को हॉटस्टार पर होगी स्ट्रीम। एक्शन ड्रामा स्ट्रीमिंग सीरीज गुनहा सीजन 2 3 जनवरी को हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा। सीरीज में कश्मीर महाजनी सुरभि ज्योति अहम भूमिका में आएंगे नजर। फिल्म हाउसफुल 5-6 जून को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा अभिषेक बच्चन, कृति सेनन, नोरा फतेही जैसे स्टार्स आएंगे नजर। ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है 25 साल बाद सिनेमाघरों में दोबारा दस्तक देने जा रही है। फिल्म द दिल्ली फाइल्स 15 अगस्त को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और थलापति विजय की 69वीं फिल्म थलापति 69 है जो 2025 में रिलीज होने वाली है। इसमें विजय के साथ पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम भूमिका में आएंगे नजर। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स YouTube, Facebook, Twitter, Instagram और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं। आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे मिड डे प्राइम। मेरी सहयोगी ऋतु वर्मा के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।